मैं बताऊं? हाँ हाँ, तभी हमें समझेगा ना कि आप समझ गए हो। ओके। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो डबल मीन्स क्या, जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं। ड्यूरिंग दैट राइट। जो फादर से जो क्रोमोसोम्स आए हैं और जो मदर से क्रोमोसोम्स आए हैं, एक केस हो सकती है कि वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाए, या फिर सेकंड केस हो सकती है जब वहाँ पे एक्सचेंज होता है, मीन्स मदर के स्टार्टिंग के दो क्रोमोसोम्स फादर के लास्ट टू क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होकर दूसरा गैमेट फॉर्म कर सकते हैं, या फिर मेल के फर्स्ट टू क्रोमोसोम्स प्लस मदर के लास्ट टू क्रोमोसोम्स मिलके एक गैमेट बन सकता है। इसे हम क्या, सो वो वर्ड क्या था, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के वक्त ऐसा हो सकता है। बट एक्चुअली द जो फैक्ट फर्स्ट, इज कि हाँ हाँ बोलो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, उनमें कोई यस, डिफरेंस नहीं आता। राइट राइट राइट, वही मैं बता रहा था कि सपोज जैसे कि हमारे केस में हम कंसिडर करते हैं, ह्यूमंस के केस में तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स मतलब 23 फादर से आए हैं, 23 मदर से आए हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड दीज क्रोमोसोम्स कंटेन different types of genes placed on them. That means different fragments of DNA molecule which comprise a gene or an allele which would express itself, right? तो जब ये गमिट्स फॉर्मेशन जब होता है, गमिट्स का जब फॉर्मेशन शुरू होगा, तो सीधी सी बात है कि जो मदर से 23 पेयर्स आए थे, सॉरी 23 क्रोमोसोम्स आए थे, और जो फादर से आए थे वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। बट देर आर चांसेस कि मदर के और फादर के सिमिलर टाइप के, जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यदि वो टेट्राड या सिनैप्स करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में लिटरली फिजिकली वो क्रोमैटिड्स जो एक्सचेंज हो जाते हैं। दैट इज जस्ट for the sake of evolution or the variation or an improvement in it, if at all it is needed in further generation. It all depends upon the multi factors, बहुत सारे factors उसको I mean control करते हैं कि whether the crossing over has to be taken place or not. Sometimes the linkage is another type of process in which the influence of one gene expresses or mask or control or diminish the expression of other. तो ऐसे भी कई बार होते हैं। कहने का मतलब ये है 46 क्रोमोसोम से टोटल है, उसमें से 23 मदर से आए हैं, 23 फादर से आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे यदि हम नंबरिंग करते हैं पूरे क्रोमोसोम्स को, तो देयर आर 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो 23 मदर से आए, 23 फादर से आए। जब गमिट फॉर्म होगा तो कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो वन एक तरफ चले जाए या फिर दो टू क्रोमोसोम्स एक तरफ चले जाए, राइट? यानी कि ये हो सकता है, मिक्सिंग हो सकती है कि मदर के 1 2 3 4 5 6 एक साथ आ गए हों और 7 8 9 10 11 12 13 जो है फादर के आ गए हुए। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि 13 क्रोमोसोम्स आने चाहिए एक गमिट में, तो उसमें से यानी कि 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स मदर फादर का पूरे एक साथ आ गए और एक मदर का 13 आ गया, ऐसा नहीं होगा। It will never happen. यही है segregation. The characters which have been represented by genes or the which are earlier called as alleles, ये alleles हमेशा अपने आप को segregate करते हैं, because एक पेयर होने के कारण हमेशा पेयर डिफरेंट अलग हो जाएगा, एक पेयर एक गमिट में जाएगा और दूसरा जो यूनिट है उस पेयर का दूसरे गमिट में जाएगा। ओके, ये सेग्रीगेशन है। अब सपोज करो कि हम इसी को काउंट करते हैं, किसी एक एक्सप्रेशन के लिए, किसी एक कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ अलील है, या एक ट्रेट के लिए जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, यानी कि उस कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं, या तो वो सपोज हाइट लेते हैं तो हम बोलते हैं टॉल, और यदि कहते हैं कि दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट है वो है ड्वार्फ होना। तो दीज आर टू ट्रेट्स फॉर वन एक्सप्रेशन, दैट इज height, and that is being represented by a pair of alleles or genes
which are placed on chromosomes, है ना। ये बेसिक चीजें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, सपोज हम एक कैरेक्टर के लिए जो दो ट्रेड्स वाले जो पेयर ऑफ एलील्स को हम स्टडी कर रहे हैं, जब एक ही पेयर ऑफ एलील्स को स्टडी करके हम जब उसके ऑफस्प्रिंग्स को रीड करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम इनको यूजुअली बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। जब भी हाइब्रिड का मतलब ही ये होता है कि मदर के एलील्स और फादर के एलील जो एक इंडिविजुअल में थे, जो कि सेग्रीगेट हो गए गैमेट्स में, एंड देन अगेन विद अ zygote formation वो फिर से कंबाइन होते हैं some other set of gametes के साथ, राइट, सॉरी, some other set of chromosomes के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा कहने का मतलब है कि एक कैरेक्टर के लिए जो एक पेयर कर रहा था, वैसे ही हम दो कैरेक्टर्स के लिए रीड करेंगे, स्टडीज करेंगे, यानी हाइट के लिए हो गया या फिर दूसरे कलर के लिए हो गया। तो जब ये दोनों को हम स्टडी करते हैं तो देखा ये गया है कि एक कैरेक्टर के लिए जो रिप्रेजेंट कर रहा था जो पेयर ऑफ एलील, वो कभी भी दूसरे कैरेक्टर के पेयर ऑफ एलील्स में इंटरफेयर नहीं करता। वो हमेशा भले एक साथ रहेंगे लेकिन अपना एक्सप्रेशन एज पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करेंगे, और दूसरा कैरेक्टर का जो पेयर ऑफ एलील है वो भी अपने हिसाब से दूसरे को भी sorry there was a disturbance, so that way तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स को आप यदि स्टडी करेंगे, उनके लिए जो पेयर ऑफ एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक दूसरे को कभी भी इन्फ्लुएंस या फिर इफेक्ट नहीं करते। वो हमेशा अपने आप को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आप लोग को? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है इस बारे में? क्योंकि मैं बताता हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो हमें ये चीज हमने सिर्फ ऐसे ही पढ़ ली है, मगअप कर लिया और लिख लिया, बट आई कुड अंडरस्टैंड एंड आई कुड, यानी समझने वाली बात यह है कि इन चीजों को समझा मैं तब जब मैं पढ़ाना शुरू किया। Otherwise it was like, there were statements, there were principles which we had mugged up and हम सीधा उसको लिखते थे और बोलते थे, but we never tried understanding। but हाँ, हालांकि बात अलग है कि मैं उस समय ही थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया और बहुत कुछ समझने की कोशिश किया, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ये जो सेग्रीगेशन जो है, इन चीजों को समझने में थोड़ा सा समय लगा। एज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, it was a difficult task for us to understand how he explained it. Maybe it wasn't explained properly to us, but it took time। एक बुक है, बॉटनी वालों की बुक है, गेटिंग हिज नेम, जैसे नाम आएगा बताऊंगा आपको। टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी करके है, अच्छा नाम है, पीसी, दैट्स अ गुड बुक, वो एस चांद पब्लिकेशन की है। उसमें भी ये मेंडेलियन प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इट्स अ बॉटनी बुक, बट ऑफ कोर्स यू कैन रीड दैट बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, क्योंकि वैसे भी मेंडल ने पी प्लांट्स पे ही सब काम किया था, राइट। पीसी दत्ता याद करता हूँ, यदि आप लोगों को देखिए पीसी दत्ता नाम से एक बॉटनी की बुक मिलती है तो इट विल बी अ गुड बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी करके है। पीसी दत्ता है या सम अदर, पहले हमें क्या ना ऑथर्स के नाम से बुक्स याद कर रखने की आदत है। यदि मेरे को याद आ जाए तो मेरे को अभी भी डाउटफुल हूँ कि पीसी दत्ता ही नाम है कि कुछ और है। एनीवेज, तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप बेसिकली इनको पढ़िए, एंड आप लोग अभी सेकेंड ईयर में आ चुके हो, फाइनल ईयर में आपको एग्जाम्स देने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर गेटिंग इनटू गुड कोर्सेज इन पीजी। तो उसके लिए आपको जो बुक्स मैंने अभी बताई, फ्राइफिल्डर नाम बताइए आपको,
और जीन बेंजामिन लेविन की जो बताई, ये बुक्स आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से, पढ़ के अंडरस्टैंड करना शुरू करिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो कहना चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो इन्हीं बुक्स से निकाले जाते हैं। तो कीप स्टडिंग दीज बुक्स। एक ऐसी एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एक बुक है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपके सिलेबस में है तो वो गिलबर्ट स्कॉट गिलबर्ट की बुक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इट्स अ वेरी गुड बुक एंड इट्स रिटन सो ल्यूसिड लैंग्वेज में, तरी अच्छे से लिखा गया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पढ़े उसको समझ में ना आए। ऐसी एक और प्राइम रोज करके भी एक बुक है, प्राइम रोज की एक जेनेटिक्स की बुक आती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेसिकली। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें आपको समझ में आने लगेगा। ऑफ कोर्स आप 4th सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे, प्राइम रोज करके एक है, बट नेवर गो फॉर बाल्टीमोर नाम की एक बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, उसको कभी रेफर नहीं करना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में डिफरेंट है और हमको बहुत तकलीफ होती है उसकी लैंग्वेज को समझना। लाइक मैंने कई बार बताया है कि बच्चों को, जैसे सपोज करो क्या ना चाहिए, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो वो उसमें लैंग्वेज कैसे लिखा रहेगा, द आरएनए शूट्स आउट ऑफ न्यूक्लियस and the transcription factor shoots into the nucleus। तो ये इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी ना वी आर नॉट यूज्ड टू, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाँ बोलिए। अच्छा, एनीवेज, तो ये चीजें हैं, कुछ बातें हैं। और लेट मी शेयर द स्क्रीन। हम जो ना वो टर्म्स जो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। शेयरिंग द स्क्रीन, ओके, कहीं तक भी चला गया था। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थे जो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। शायद आप लोग बहुत सारे टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पहला टर्म दिया है एलील। व्हाट इज एन एलील? आल्सो कॉल्ड एज एलोमॉर्फ, सिंगुलर फॉर्म है एलोमॉर्फ सिंगुलर, एलोमॉर्फ्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। एंड डेफिनेशन में क्या लिखा है देखिए, एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, है ना, which occupy what identical loci on homologous chromosomes। मतलब क्या हुआ, ये नीचे का पोर्शन दिख रहा है क्या आपको? ये हटा देता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये जो ये क्रोमोसोम पे दो पोर्शंस बनाए, व्हाइट बैंड्स बनाए हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, लोकाई में या लोकस, सिंगुलर उसका है लोकस। लोकस मतलब समझिए वो लोकेशन, क्रोमोसोम पे उसका लोकेशन। क्योंकि देखिए पहले पीपल वर नॉट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, राइट। क्रोमोसोम सिर्फ इतना नाम था और सबको ये समझ में आ गया था क्रोमोसोम ही कुछ है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रही है। क्योंकि वो जो एस्ट्रल फाइबर्स उनको खींचते थे, एस्ट्रल फाइबर जो उनको पुल करते थे, तो दैट ऑल शोज कि हाँ कुछ तो भी है। वो जो फैक्टर जो बोलते थे, फैक्टर को उन्होंने बोला क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इतना ज्यादा पढ़ा गया है, इट वाज सो एक्सटेंसिवली स्टडीड, मतलब हर साइंटिस्ट सिर्फ क्रोमोसोम कुछ नया करना है तो क्रोमोसोम को ही पढ़ता था। दे हैव स्टार्टेड उनको अलग अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की, उसको अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से क्रोमोसोम्स को बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्रोमोसोम को पूरी तरह धो डाला गया था। इट वाज सो एक्सटेंसिवली स्टडीड। एनीवेज, तो कहने का मतलब है कि एलील्स जो हैं वो जीन ही है, जो आज हम जीन बोलते हैं। जीन मतलब क्या है? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच वुड परफॉर्म
प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, एक प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, उससे एक प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन जो है किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है, राइट। किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए वो प्रोटीन जो काम आ रहा है वो कहाँ से बन रहा है? एक पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट से। उस डीएनए फ्रैगमेंट को हम जीन कहते हैं, और ये चीजें जब तक डीएनए मॉलिक्यूल स्टडी नहीं किए तब तक मालूम नहीं था। तो पीपल यूज्ड टू कॉल इट एज अलील, राइट। तो और वो कहने का मतलब ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, ये भी मेंडल का एक प्रेडिक्शन था, एक अजम्पशन था, जिसके बेसिस पे पूरा जेनेटिक्स इट स्टैंड स्टिल। तो वो एक जो अलील्स की जो बात हम कर रहे थे, जो एज्यूम किया था कि वे पेयर्स में ही होने चाहिए, तभी वो पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस जो उसे मिलते थे मेंडल को, उसको जस्टिफाई कर पाया था। मेंडल could justify those observations only and only when he could assume that the character which is being reflected out, this has been visible, that is being controlled by not only one factor, it's a pair of factors, and that was termed as alleles. और लोकाई मतलब ये होता है कि सपोज जैसे हम कह रहे थे कि जैसे 23 पेयर्स की बात कर रहे थे, 23 पेयर्स फ्रॉम फीमेल मदर एंड 23 पेयर्स फ्रॉम फादर। तो हम उसको 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, तो 1 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा मदर का, वही 1 नंबर का क्रोमोसोम जो फादर से है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस, यानी वो सिमिलर टाइप के जीन्स या सिमिलर टाइप के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले अलील्स को कैरी करते हैं। समझ में आई बात है ना? तो उसमें जो कोई भी एक पर्टिकुलर अलील की बात करेंगे तो वो दोनों क्रोमोसोम में आपको सेम पोजीशन पे ही नजर आएंगे। इसको बोलते हैं दे शेयर द आइडेंटिकल लोकाई, है ना? वो एक ही जगह पे नजर करते हैं, एक ही जगह को क्या कहते हैं उसको, जैसे लिखा है देखिए यहाँ पे, ऑक्यूपाई द आइडेंटिकल लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब मैंने क्या बताया था, सपोज 2 नंबर का मदर से आया वाला क्रोमोसोम है, 2 नंबर का फादर से आया वाला क्रोमोसोम है, उन दोनों को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिकॉज दे कैरी द सेम सेट ऑफ alleles, सेम सेट ऑफ जीन्स which would represent the same set of characters in an individual। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के एक जैसे ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले, एक जैसे नहीं, सपोज 10 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं आपके, उस 10 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी 10 जीन्स होंगे, वो 10 जीन्स वो मदर के जो 2 नंबर के क्रोमोसोम में जहां पे प्लेस्ड हैं, वहीं पे फादर से आया नंबर 2 नंबर के क्रोमोसोम में भी वहीं प्लेस्ड रहेंगे, लेकिन उनका एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है जेनेटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर से, यानी मेंडेलियन प्रिंसिपल के ऊपर से, कि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करते हैं, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करके ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए alleles control the contrasting characters of same trait, है ना? अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बॉक्स में दिया रहता है कि ट्रेट एक होता है और कैरेक्टर एक होता है। अब जैसे बोला जाए कैरेक्टर, जैसे कलर ऑफ स्किन इज द कैरेक्टर, and trait among that in that character is dark skin or the albino skin। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो जो ट्रेट्स कहते हैं। उसके बाद कई बुक्स में कुछ उल्टा भी दिया हुआ, लेकिन आप समझने वाली बात ये है कि एक कैरेक्टर है या एक ट्रेट है, वट एवर इट इज, उसके 2 कंट्रास्टिंग हो सकते हैं फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स, राइट। तो यूजुअली alleles एग्जिस्ट इन, ये क्या लिखा है, 2 डिफरेंट फॉर्म्स, है ना? डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील, यही है पेयर ऑफ अलील्स में। वो तो मदर से आया हुआ सेकंड नंबर के क्रोमोसोम पे जो जीन ए है, वैसे ही जीन ए प्रेजेंट रहेगा फादर से आया हुआ 2 नंबर के क्रोमोसोम पे। लेकिन इन दोनों में से जो ट्रेट्स हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव वाले जो ट्रेट्स हैं, वो कैरी करता है कोई एक जीन, कोई पेयर में से कोई एक है। दोनों के दोनों सिमिलर रहेंगे तो ऑफ कोर्स वो दोनों के दोनों अपने आप को एज अ एक्सप्रेशन बाहर डिस्प्ले कर देंगे, राइट। लेकिन इसमें ट्रेट्स में हमेशा देखा गया है कि एलील्स में हमेशा देखा गया है, एलील्स फॉर्म्स है, एलील जो एक इमेजिनरी वर्ड है, जीन एक बराबर है, एक टर्म है जो कि एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ टर्मिनोलॉजी, राइट। तो उसमें से जो डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, कहाँ चला गया, है ना? अब जैसे डोमिनेंट रिसेसिव एलील्स, तो डोमिनेंट एलील्स विल ऑलवेज एक्सप्रेस, यानी कहने का मतलब है कि जो एलील्स या फिर जो
पेयर में से जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है फ्रीक्वेंटली या मोर ऑफन, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ चीज दी हुई है, राइट। देखिए यहाँ पे ट्रेट को सिंगल माना गया है, ट्रेट मतलब हाइट। कैरेक्टर्स को बोला गया टॉल हो सकता है और ड्वार्फ हो सकता है, और डोमिनेंट जो है उसमें से टॉल है और रिसेसिव जो है उसमें से ड्वार्फ है, यानी कि रिसेसिव हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जीनोटाइप्स है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी कि हम यदि उन जीन्स की बात करते हैं कि वो पेयर ऑफ जीन में दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट थे, या फिर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव था, या फिर दोनों रेसेसिव थे, तो इसके बेसिस पे जब हम उस टर्म्स में बात करेंगे, जब हम जीन्स के टर्म्स में बात करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे जीनोटाइप। और जैसे अभी देखिए टॉल के लिए मान लीजिए एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है, हम उसको जैसे बता रहे हैं कि उसमें से टॉल जो है डोमिनेंट है और ड्वार्फ जो है रेसेसिव है। अब किसी इंडिविजुअल में जो पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है वो दोनों टॉल टॉल के लिए प्रेजेंट है, तो वो अपने आप को टॉल एक्सप्रेस करेगा, यानी वो टॉल ही रहेगा। यदि मान लीजिए एक टॉल है और एक ड्वार्फ का है, तो वो एक्सप्रेस कैसे करता है अपने आप को? टॉल एक्सप्रेस करता है। क्यों? क्योंकि वो मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो भी डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी पेयर में एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, लेकिन वो एक्सप्रेस अपने आप को टॉल ही कर रहा है, राइट। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन अलग हो गया ना। टॉल एक्सप्रेस कर रहा है जो बाहर से हम देख रहे हैं, वो दोनों के दोनों टॉल हो सकते हैं, या फिर एक टॉल और एक ड्वार्फ हो सकता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बाहरी रूप से फिजिकली, फिनोटिपिकली जिसको बोलते हैं, बाहर हम जो अपीयर होता है, जो डिस्प्ले पे है किसी ऑर्गेनिज्म पे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स से हम जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे वो एक ही एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को टॉल। तो अंदर कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है, दोनों डोमिनेंट, या फिर एक डोमिनेंट रेसेसिव भी हो सकता है। तो ये दोनों दोनों रेसेसिव रहेंगे तो फिर से वो ड्वार्फ एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। तो ये जो बाहरी रूप से एक्सटर्नली जो हमको फिजिकल एक्सप्रेशंस दिखते हैं, हम उसको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और जो जेनेटिकली हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों टॉल टॉल है क्या, या एक टॉल एक स्मॉल है क्या, या फिर एक स्मॉल एक टॉल है क्या, या फिर दोनों स्मॉल स्मॉल है क्या, इस प्रकार से ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस इन द पेयर्स ऑफ अलील्स, या फिर अलील के पेयर्स में, या फिर जीन के पेयर्स में जब हम बात करेंगे, या फिर जेनेटिक्स के लेवल पे हम जब बात करेंगे, या जीन वाली लेवल पे हम जब बात करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे जीनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, और अभी तो मैंने बताया आपको होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब यही है कि वो कौन से पेयर के एलील्स थे, दोनों डोमिनेंट थे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव था, या फिर एक रिसेसिव एक डोमिनेंट था, या फिर दोनों रिसेसिव थे। तो इस प्रकार से वो अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस हैं जाइगोट में फॉर्म होंगे। तो जाइगोट में फॉर्म होंगे तो ये मतलब कहने का मतलब ये कि 23 क्रोमोसोम्स पे हमारे ह्यूमंस के केस में मान लीजिए 35,000 जीन्स हैं, तो हर जीन के लिए आपको ये लागू होता है। यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक पेयर ऑफ जीन के बारे में बात कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ जीन और एक पेयर ऑफ अलील, या फिर उससे रिलेटेड एक ट्रेट, या फिर उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हर एक जीन के लिए इम्प्लीकेबल है, राइट। तो जब वो गमेट फॉर्म होता है तो हम किसी एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उसके कैरेक्टर किसी एक पेयर ऑफ एलील्स को हम जब रीड कर रहे हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि किस कंडीशन में अवेलेबल है, उस हिसाब से हमने उनको नॉमेनक्लेट किया है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कैसे? होमोजाइगस मतलब जब दोनों के दोनों सिमिलर टाइप के पेयर ऑफ एलील्स रहेंगे, जब वो अलग अलग टाइप के एलील्स रहेंगे, या फिर ऐसे, तो हम उनको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ये भी होमोजाइगस है, पर ये रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का एक टर्म आप समझ रहे हैं चीजों को। अब जैसे यहाँ पे एक हेमिजाइगस मतलब ये होता है कि पेयर में से कोई एक भी रहा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, पेयर में से कोई एक भी रहा तो एक्सप्रेस कर लेता है। ये यूजुअली आपको पार्थेनोजेनेसिस वाली कंडीशंस में आपको नजर आते हैं, या फिर हमारे जो यूजुअली हम ह्यूमंस में देखें फीमेल्स में 23 पेयर्स हैं, 1 2 सबके पेयर हो गए। 23rd पेयर जो है जिसको हम बोलते हैं एलोसोमिक, या फिर कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, तो उसमें आप देखेंगे कि 2 एक्स होते हैं फीमेल में, लेकिन एक ही एक्स एक्सप्रेस करते हैं कि एक्स डोमिनेंट रहता है,
ऑब्वियसली मेल्स में देखा जाए, लेकिन दोनों हैं प्रेजेंट, है ना, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, है ही नहीं बोलेंगे। भले एक्सप्रेशन एक का हो रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब वही मेल की जब जगह देखेंगे तो आप एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम मेल में, तो यानी कि कहने के मेल में ऐसा है कि एक एक्स पे एक्सप्रेस कर रहा है और एक ही वाई एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं, राइट, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग जीन्स कैरी करते हैं, लेकिन एक ही एक्सप्रेस, एक ही पेयर, पेयर में से एक ही, दो वाई नहीं रहते मेल के लिए, एक एक्स और एक वाई रहता है। एक्स जो फीमेल के लिए जो पेयर में रहते हैं हमेशा, तो एक्स एक ही जीन होने के बावजूद भी, एक ही क्रोमोसोम होने के बावजूद भी उसके जीन्स भी एक्सप्रेस करते हैं, वाई भी एक ही क्रोमोसोम होने के बावजूद भी उसके जीन्स भी एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे हम ऐसे कैरेक्टर्स को या फिर ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, हेमिजाइगस कहते हैं। डोमिनेंस और रिसेसिव आप लोग समझ चुके हैं। अब ये एक चीज है हाइब्रिडाइजेशन या फिर कहना चाहिए हाइब्रिड। अब ये भी समझने की बात है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है स्क्रीन पे कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग और जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी मदर और फादर। जैसे अब देखिए यहाँ पे देखिए होमोजाइगस टॉल है, ये सपोज करिए मदर या फादर जो भी है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ है। जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि बाहर एक्सप्रेस अपने आप को टॉल जैसे ही करेगा, लेकिन अंदर से वो प्योर टॉल पेयर्स ऑफ एलील्स कैरी नहीं करता। एक पेयर में से एक जो है डोमिनेंट एलील है और दूसरा जो है रिसेसिव एलील है, फिर भी एक्सप्रेशन उसका डोमिनेंट एलील जैसा ही टॉल दिखेगा। तो यानी कि जीनोटिपिकली देखा जाए तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और बाहर से देखा जाए तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे जो है इनको हम कहते हैं हाइब्रिड्स, है ना, हाइब्रिड्स है क्योंकि वो हाफ पेरेंट का लेते हैं, दोनों पेरेंट्स के हाफ ऑफ कैरेक्टर्स को या हाफ ऑफ पेयर्स ऑफ एलील्स को कैरी करते हैं। जीनोटिपिकली दे बिकम हाइब्रिड, बट फिनोटिपिकली दे डोंट बिकम हाइब्रिड। यानी कि कहने का मतलब है कि टॉल और ये ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ जो है, टॉल और ड्वार्फ, यदि ये दोनों टी एंड टी, कैपिटल टी स्मॉल टी में आ गया, यानी कि ये हाइब्रिड है, जैसे हम अभी तक हाइब्रिड को समझते हैं, तो क्या होना चाहिए, ना ही ये टॉल होना चाहिए, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ना ही वो टॉल होना चाहिए, ना ही ड्वार्फ होना चाहिए, बीच की हाइट आनी चाहिए। बट लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता, बिकॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो किया जाता है। तो ये हाइब्रिड जरूर है जेनोटिपिकली, लेकिन फिनोटिपिकली आप देखेंगे तो ये क्या है, ये फिनोटिपिकली आप जब देखेंगे तो ये हाइब्रिड नजर नहीं आता, किसी एक कैरेक्टर को ही डिस्प्ले करता है, राइट। तो ऐसे जब भी रिकमेंड, लेकिन हाँ जो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, तो वो हाइब्रिड अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं कि टॉल भी नहीं रहेगा वो, ड्वार्फ भी नहीं रहेगा, और बीच का इफेक्ट आएगा। जैसे हमने मान लो इसको, ये डोमिनेंट को ब्लैक ले लिया और रेसेसिव को व्हाइट ले लिया, तो वो जो हाइब्रिड रहेगा वो ग्रे कलर का आएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको डिनाई करता है, इट डजंट स्टैंड राइट एट दैट पॉइंट। यही एजम्पशन से, यही प्रिजम्पशन से, यही डॉक्ट्रिन से, यही प्रिंसिपल से जो हमारे मेंडल ने एस्टैब्लिश किए थे। तो हाइब्रिड का मतलब यही हुआ कि बीच का कुछ तो भी प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन ये जेनेटिकली हाइब्रिड्स हैं ये, लेकिन फिनोटिपिकली ये हाइब्रिड नहीं दिखते, राइट। कुछ कुछ कैरेक्टर्स में हमें ये हाइब्रिड्स नजर आते हैं, जैसे कि शायद है ना, मुर्गी या मुर्गे के पंख जो होते हैं वो एक ही कलर के, दो अलग अलग कलर भी रहे तो उनमें दो अलग अलग कलर के अलग अलग फेदर्स नजर आते हैं। या फिर गाय देखिए, गाय के जो स्किन होता है यदि वो क्रॉस करते हैं तो कैसे चितकबरी, चितकबरा समझते हैं आप लोग, आता सफेद, ब्लैक, ये वो ब्राउन, जो भी है अलग अलग कलर्स के वो पैचेस दिखते हैं, तो ये एक प्रकार का हाइब्रिड एक्सप्रेशन है। लेकिन ये सब चीजें अलग अलग टर्म्स में पढ़ी जाती हैं क्योंकि अलग अलग फिनोमेना है इसके पीछे, अलग अलग रीजन है इसके पीछे में,
लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करेंगे तो ये चीजें नजर नहीं आएगी। तो यानी कि मेंडल के अलावा भी कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, जिनको हम बोलते हैं एपिस्टासिस भी बोलते हैं। एपिस्टासिस ऐसा होता है कि वो यूजुअली किसी डिजीज से रिलेटेड रहता है, कि वो डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट आया तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो डिजीज हो जाएगा। कभी कभी कुछ कुछ डिजीजेस जो है रिसेसिव कैरेक्टर से एसोसिएटेड रहते हैं, तो वो दोनों साथ में एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। रिसेसिव डोमिनेंट के ऊपर मास्किंग करता है, उसको इफेक्ट को नलीफाई करता है। तो ये अलग अलग एपिस्टासिस है, डोमिनेंट एपिस्टासिस, रिसेसिव एपिस्टासिस। और जब दोनों को एक्सप्रेस करते हुए चलते जैसे चितकबरी गाय, तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे अभी आप ब्लड ग्रुप में देखिए, आप ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, यानी वहां पे ए और बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए बी ग्रुप भी है ना। यदि मान लीजिए लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करेगा तो क्या करेगा, ए और बी में से जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, यानी दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, वो दोनों साथ में आए तो दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स कोडोमिनेंस। वो थोड़ा सा मेंडल फॉलो करता हुआ नजर नहीं आता है। एनीवेज, उसके बाद मोनोहाइब्रिड जिसमें होता है जब आप किसी एक कैरेक्टर को ही स्टडी करेंगे तो हम उसको मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब वो ये क्रॉस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, तो मोनोहाइब्रिड स्टडीज कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसके अपने अपने रेशियोज हैं, आप लोग पढ़ोगे बाद में। और उसके बाद डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड मतलब जब हम दो कैरेक्टर्स, क्योंकि मेंटल ने यही चीज से शुरुआत की थी, किसी एक कैरेक्टर को पढ़ के स्टडी किया, फिर किसी दो कैरेक्टर्स को पढ़ के स्टडी किया। जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स को पकड़ के आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखने की कोशिश करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि जानने की कोशिश करते हैं, फिर वो जब दो कैरेक्टर्स को पढ़ के जब उन्होंने दो जनरेशंस तक उसको पढ़ने की कोशिश की, तब समझ में आया कि सेग्रीगेशन तो हो रहा है, लेकिन सेग्रीगेशन होने के बावजूद वो दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने तरीके से सेग्रीगेटेड रहते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, और वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटेड, असॉर्टेड, इंडिपेंडेंटली सेलेक्टेड रहते हैं, राइट। ये क्रॉस के बारे में बताया हुआ है। जैसे ये फिलियल जनरेशन, F1 F2 फिलियल जनरेशन जिसको कहते हैं, ये ऑफस्प्रिंग वाली पहली जनरेशन, जब हम उसको बोलते हैं कि F1 जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी ऑफ एन हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, टॉल, कंप्लीटली टॉल, इसको हम बोलते हैं प्योर या फिर होमोजाइगस टॉल। दिस इज, ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो हम पहली जनरेशन यदि हम देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है एक हाइब्रिड जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है एज टॉल, राइट। यानी ये हाइब्रिड जो है जीनोटिपिकली एक हाइब्रिड है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करता है ये किस तरीके से, लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू, राइट। अब यदि मान लीजिए ये जो हाइब्रिड है उसको हम किसी किसी इनमें से किसी एक से क्रॉस करते हैं, तो सपोज करिए हमने इसको रेसेसिव वाले से क्रॉस किया, तो क्या मिलेगा हमें, इसके दो गमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दोनों स्मॉल टी बनेंगे। तो जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो उसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा, स्मॉल टी एक, स्मॉल टी दूसरा, यानी 50% जो है वो टॉल अपने आप एक्सप्रेस करेगा और 50% जो है वो रेसेसिव एक्सप्रेस करेगा, यानी 50% चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे सभी के सब हाइब्रिड थे, हाइब्रिड के साथ में जब हमने पीछे जनरेशन से रेसेसिव से क्रॉस किया तो हमें जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। इससे एक चीज समझ में आती है, सपोज करिए देखिए कि ऐसे हाइब्रिड को हम किसी रेसेसिव कैरेक्टर से क्रॉस करते हैं पीछे की जनरेशन को, तो हम उसको बैक क्रॉस बोलते हैं, बैक क्रॉस, पीछे की जनरेशन से क्रॉस करना। और यदि ऐसे ही हम किसी रेसेसिव कैरेक्टर से जब हम करते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस क्यों कहलाता है, यानी कि ये टी एंड टी, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी को हम यदि पीछे की किसी से भी टी से या फिर स्मॉल टी से, इन दोनों से किसी से भी क्रॉस करेंगे तो बैक क्रॉस कहलाएगा। लेकिन जब हम स्मॉल टी से क्रॉस करेंगे तो उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। व्हाई टेस्ट क्रॉस, बिकॉज ये तो हमें अभी समझ में आ रहा है कि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि मेंडल ने हमें सब बता दिया। जब मेंडल पढ़ रहा था तो ही वाज नॉट नोइंग इट, क्योंकि ये भी टॉल दिख रहा था, ये भी टॉल दिख रहा था, ये ड्वार्फ था, ये भी टॉल नजर आ रहा था। जब इसने इस टॉल को इस ड्वार्फ से जब क्रॉस किया
तो चांसेस बढ़ गए, ड्वार्फ होने के 50% चांसेस बढ़ गए। तो ये क्या चीज है, मतलब ड्वार्फ की प्रेजेंस बढ़ गई, एवरी 4 में से 2 जो है ड्वार्फ निकल रहे थे। यदि मान लीजिए ये जो है रेसेसिव को आप इसकी जगह हाइब्रिड की जगह मान ली यही कॉम्बिनेशन से, मतलब इसका कॉम्बिनेशन में हमको टी आ रहा है, कैपिटल टी, उसको हम यदि रेसेसिव से क्रॉस करेंगे, सपोज ये बैक जनरेशन का है, ये F1 जनरेशन का है और ये बैक जनरेशन का स्मॉल टी है, तब इनसे क्रॉस करें तो हमें क्या मिलने वाला है, हाइब्रिड, यानी सब के सब टॉल। तो टेस्ट क्रॉस ये बताता है किसी इंडिविजुअल को हम बैक जनरेशन के रेसेसिव से क्रॉस करेंगे, तो यदि हमें रेसेसिव मिलता है अगले जनरेशन में, तो वो इंडिविजुअल हाइब्रिड है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। और यदि किसी इंडिविजुअल को हम रेसेसिव कैरेक्टर के बैक से हम क्रॉस करते हैं, तो वो क्या होता है, हमेशा टॉल ही ऑफस्प्रिंग मिलेगी या प्रोजेनी मिलेगी, उसमें एक भी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। जब एक भी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल प्योरली होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसीलिए इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। यदि रेसेसिव से हम किसी को भी क्रॉस करते हैं, उस इंडिविजुअल में उसकी प्रोजेनी में रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ तो ये हाइब्रिड है, रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो वो प्योरली होमोजाइगस है। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का एक एक्सप्लेनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। और एक रेसिप्रोकल क्रॉस है, यानी मेल फीमेल चेंज किए, टॉल मेल है, फीमेल ड्वार्फ है, या फिर टॉल ड्वार्फ है, सॉरी टॉल फीमेल है एंड ड्वार्फ जो मेल है, या इनको सेक्सेस चेंज किए। तो यूजुअली देखा गया है कि इफ द ट्रेट्स आर ऑटोसोमल, यानी ऑटोसोमल मतलब जो सेक्स रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्स रिलेटेड में ऐसा है कि मेल होने के लिए एक्स और वाई लगता है, एक्स और वाई लग रहा है मतलब एक एक पेयर ही आ रहा है, तो देयर आर चांसेस कि वो ऐसे क्रॉस करे या फिर सेक्स रिवर्स करके क्रॉस करो, तो कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाएंगी, वेरिएशंस आएंगे। लेकिन यदि ऑटोसोमल यानी एक्स और वाई को छोड़ के बाकी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से किसी भी जीन के किसी भी कैरेक्टर को आप स्टडी करेंगे, तो मेल फीमेल क्रॉस करो या फीमेल मेल क्रॉस करो उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इफ यू आर कंसिडरिंग a character which is not related to sex chromosome, then you would get the same result if the sexes are reversed in terms of characters. Characters को change कर दिए as per sexes, तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा यदि हम सेक्स रिलेटेड जीन को नहीं पढ़ रहे हैं। यदि सेक्स रिलेटेड जीन को पढ़ रहे हैं तो मेल फीमेल को चेंज करने से वेरिएशंस आएंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मेल के लिए एक्स और वाई एक सिंगल एलील आ रहा है और फीमेल के लिए 2 एक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि 2 एक्स आए तो फीमेल हो गए, 2 वाई आए तो मेल हो गया, नहीं है, मेल के लिए एक्स और वाई दोनों चाहिए। तो दैट्स वाई देयर आर वेरिएशंस। ठीक है, और नेक्स्ट और एक क्या टर्म है, दिस इज बैक क्रॉस, अभी आपने समझा इस चीज को। टेस्ट क्रॉस ये भी आपने सेम चीज दी है, यहाँ पे भी समझाऊंगा अभी आपने। ये कुछ चीजें हैं, बंडल क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोगों ने बताया भी है ना। क्रॉस पॉलिनेट मतलब मैनुअली किया था उन्होंने, 7 डिफरेंट पी प्लांट्स की ट्रेड्स को उन्होंने स्टडी की थी, 7 डिफरेंट ट्रेड जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एग्जांपल कलर है, कोट ऑफ सीड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉड का स्ट्रक्चर है, तो वेर कॉन्ट्रास्टिंग, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने पढ़ा था, स्टडी किया था। Original pair of plants are called parents, जो जिस प्लांट्स को उन्होंने स्टडी शुरुआत की थी उनको पेरेंट्स बोलते थे या पी लिखते थे। ऑफस्प्रिंग्स को हम फिलियल जनरेशन बोलते, फिलियल जनरेशन मतलब ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी है ना, चाइल्ड जनरेशन। तो वो उसको हम F1 पहली जनरेशन, उसको फिर दूसरी जनरेशन जाने देंगे तो हम उसको F2 एज सब्सिक्वेंटली वी कैन कॉल F3 F4 जनरेशंस। बट उन्होंने 2 ही जनरेशन तक का स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक कैरेक्टर के साथ भी किया, 2 के साथ भी किया। अब 7 डिफरेंट पी प्लांट्स के ट्रेड्स को जब स्टडी की होंगी तो सोचिए कि 7 डिफरेंट
ट्रेड्स को यदि मान ली एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कॉम्बिनेशन कितना वाइड हो जाता है, बट ही ट्राइड डूइंग दैट। और ये आप जाते हैं, ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग दैट हैड द ट्रेट ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स, वो F1 जनरेशन कहते हैं। देखिए व्हाट F1 हाइब्रिड प्लांट्स लुक लाइक, so all of the offsprings had the trait of only one of the parents, यानी कि एक ड्वार्फ है और एक टॉल है, पेरेंट में से एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो उनके ऑफस्प्रिंग जो आएंगी कोई भी ड्वार्फ नहीं होता, वो पूरे टॉल होते हैं, दो जेनेटिकली दे आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो उस केस में हम उनको बोलते हैं F1 हाइब्रिड्स बोलते हैं उनको, क्योंकि वो इससे ये समझ में आता है कि पेरेंट जनरेशन में जो पेरेंट्स थे उनमें से एक कंप्लीटली यानी होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक कंप्लीटली यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव है। जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो वी गेट हाइब्रिड्स जेनेटिकली, और वो किसी एक कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज फादर टॉल है, मदर ड्वार्फ है, तो ऑफस्प्रिंग में सबके सब हर ऑफस्प्रिंग में हर प्रोजेनी जो है टॉल ही आ रही है, यानी किसी एक का ही फॉलो कर रहे हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसी को फॉलो हो रहा है। तो ऐसे वालों को हम बोलते हैं F1 हाइब्रिड्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, हाइब्रिड मतलब है ना, ऐसा भी हो सकता है कि टॉल फादर भी टॉल है, मदर भी टॉल है, तो सीधी सी बात है प्रोजेनी भी पूरी टॉल आएंगी, राइट। अब मान लीजिए एक फादर टॉल है, मदर जो है हेटेरोजाइगस टॉल है, यानी स्मॉल टी भी है उसमें, तो देयर आर चांसेस, कोई चांसेस है ड्वार्फ आने की? नहीं। वो एक ही कैरेक्टर को, किसी एक कैरेक्टर को ही पास ऑन करते हैं अगले जनरेशन में, किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टर, यानी ड्वार्फ वाला आ ही नहीं रहा। तो इन दैट केस वो हम उनको F1 हाइब्रिड्स बोलते हैं। मेंटल कंक्लूजन्स, ठीक है, ये ऑल हमने डिस्कस किया है अभी, यही है डोमिनेंस वाला, राइट। रिसेसिव वाला इज हैपन, F2 क्रॉस को पढ़ा गया, रिसेसिव यूनिट्स हैड रीअपीयर्ड, ये हमने टेस्ट क्रॉस है उसमें पढ़ा था। Approximately 1/4 of F2 plants showed traits from the recessive trait alleles. This happens because there is a segregation of separation of alleles during the formation of sex cells or gametes. Gametes जब फॉर्म होते हैं ये सेपरेट होते हैं, इसीलिए इनका परसेंटेज पहले 1/4 था तो 1/4 और बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो मेंटेन किए जाते हैं, सेग्रीगेट किए जाते हैं कैरेक्टर्स के जो रिलेटेड अलील्स हैं, राइट। ये जनरेशन क्रॉस है, गमिट्स बने, ये आप नॉर्मल क्रॉसिंग आप समझते हैं। ये टी देखिए, ये हाइब्रिड क्रॉस है, ये भी हाइब्रिड क्रॉस है। सभी सपोज करिए ये दोनों क्रॉस करते हैं तो क्या हो रहा है, ये सेग्रीगेट, देखिए दिखा रहा, अच्छे से आपको दिखाया है। इसमें से ये जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, कोई भी होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है। इनके कैरेक्टर्स जो बनते हैं जो सेग्रीगेशन फॉलो कर रहा है, और टी, ये टी एक मतलब यहाँ चला गया, एक दूसरे गमिट में ये चला गया। जब ये क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, टी एंड स्मॉल टी। यानी एक और तरीका है आपको पहचानने का कि यदि कोई दो इंडिविजुअल्स क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से आपको एक रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर हो जाता है प्रोजेनी में, है ना, रेसेसिव कैरेक्टर, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स जो है वो हाइब्रिड्स हैं। यदि दोनों हाइब्रिड नहीं रहेंगे तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। आप करके देखना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कॉम्बिनेशन, तीन जो कॉम्बिनेशन आप करके देखोगे ऐसे, तो आपको समझ में आएगा एक ही कॉम्बिनेशन में आपको रेसेसिव होमोजाइगस नजर आएगा। वो ये बताता है कि आपके पहले के जनरेशन पेरेंट्स जो हैं वो हाइब्रिड्स हैं, ठीक है। ये कुछ कंक्लूजन्स हैं ऑन द बेस, ये पनेट स्क्वायर्स हैं जिसमें आप गमिट्स फॉर्म, जैसे मेल फीमेल है तो ये हम पेरेंट के लिए फीमेल हो तो उनके सेग्रीगेटेड गमिट्स दिखाते हैं, यहाँ सेग्रीगेटेड गमिट्स दिखाते हैं, फिर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्बिनेशंस को अच्छे से समझने के लिए है वो। ये कौन है, क्या नाम दिया है, रेग्नाल्ड पनेट नाम का कोई वो था जिन्होंने ये डिजाइन किया था। इट्स बीन यूज्ड बाय ऑल द बायोलॉजिस्ट
for understanding genetics and probability. We'll come to it next class. ठीक है, हम आज we'll end up over here. Okay, फिर आगे पढ़ेंगे. किसी को कुछ पूछना है? You can if you have any doubt. हाँ जी, माइक ऑन करके तुरंत बोलते हो, शायद सुनाई नहीं पड़ता. हाँ बोलिए. ओके सर. सर हेट्रोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कभी हो सकती है क्या पॉसिबल? नहीं, क्योंकि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, राइट, जैसे ही हेट्रोजाइगस कंडीशन आएंगी तो वहां लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो जाएगा, राइट. क्योंकि हेट्रोजाइगस मतलब एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है. जब दोनों साथ में आते हैं, जिसको हम हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं, जब हाइब्रिड कंडीशन में आया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है. वो जो डोमिनेंट है वही अपने आप को अपीयर करेगा. तो देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग एन हेट्रोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, वो हो ही नहीं सकता. लेकिन ये जो हम आगे पढ़ेंगे ना, को-डोमिनेंस वाली जब बात करेंगे, हम को-डोमिनेंस में ये चीजें आती हैं, एक दूसरे को मास्क करते हैं, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें रिसेसिव नहीं होता. तो हम कहते हैं कि वो कम एक्सप्रेसिव है तो हम उसको रिसेसिव बोलते हैं. बट समटाइम्स रिसेसिव को-डोमिनेंस भी होता है, तो वो हम आगे देखेंगे. बट देयर इज नो कंडीशन कॉल्ड हेट्रोजाइगस रिसेसिव. There will be homozygous dominant, there will be heterozygous dominant, and the other one is homozygous recessive. Okay? Yes sir. Good question, good query. ऐसे ना दिमाग में आनी चाहिए बातें. किसी और को कोई और ऐसे कुछ दिमाग में आई हो. देखो, जब तक मैं जब पढ़ता था, हम जब पढ़ते थे, तो हमें ये सब चीजें क्लियर नहीं करी गई थी. तो जब हम आगे पढ़ते हैं ना जेनेटिक्स के बारे में, अच्छा, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट OMIM मींस? ओमिम बोलते हैं, ओमिम, OMIM. चलिए नेक्स्ट क्लास में बताइएगा आप लोग इसके बारे में. What does OMIM stands for? Okay? Yes sir. Shall we sign off? कोई और क्वेश्चन, किसी कुछ पूछना है? Okay then. Thank you very much. See you in next class tomorrow. Thank you, sir. Thank you sir.